पहली खबर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से है, जहां पे तस्वीरें जो आ रही हो बहुत खतरनाक हैं। वहां जनता ने विद्रोह कर दिया है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। क्या वेनेजुएला में हिंसा का कनेक्शन सिर्फ चुनाव है या इसके पीछे अमेरिका का हाथ भी है? तानाशाही कैसे एक संपन्न देश को बर्बाद कर देती है, आज वहां के हालात पर ग्लोबल फिक्र जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर पश्चिम एशिया से है। इजराइल और लेबनान के बीच वॉर टेंशन हाई है। ये दो तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? दिलचस्प यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को नहीं बल्कि तुर्की को कहा है कि सद्दाम जैसा हाल कर देंगे, तो तुर्की ने कहा है कि नेतन्याहू का हाल हिटलर जैसा कर देंगे। कूटनीति में ऐसी नुकीली भाषा आपने शायद नहीं सुनी होगी। इन तेवरों को डिकोड करेंगे। तीसरी खबर है कश्मीरी पंडितों के घरों की अग्नि फाइल्स। ये तस्वीर देखिए। आपको कुछ याद आया? 90 का दशक, घाटी में 4 कश्मीरी पंडितों के घर जल गए या जला दिए गए। इस पर गहरा सस्पेंस है। क्या कश्मीरी पंडितों के घरों में लगी है नई आग 90 के दशक वाले संकेत दे रही है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आज कई नेताओं और बुद्धिजीवियों की आंखें खोलने का काम करेगी। एक्सक्यूज मी। चौथी खबर, देश में हर दिन रेल से यात्रा करने वाले 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों की जिंदगी की गारंटी से जुड़ी है। ये देखिए जरा। अब ये सिग्नेचर तस्वीरें बनती जा रही हैं। 13 दिन में 8 रेल हादसे क्या इशारा कर रहे हैं? ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? क्या टिकट पर लिखे शुभ यात्रा संदेश का ऐसे में कोई मतलब भी रह जाता है? आज हम इस समस्या पर आपके मन की आवाज उठाएंगे। 5वीं खबर, देश के हर मां बाप को बच्चों के प्रति लापरवाही वाली नींद से जगाने के लिए है। ये तस्वीर देखिए। इस मासूम चेहरे के पीछे जो कुछ भी चल रहा था वो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पुणे में एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए अपनी जिंदगी ही लॉग ऑफ कर दी। 16 साल का बच्चा 14वीं मंजिल से कैसे कूद गया, क्यों कूद गया, हम आपको बताएंगे। और छठी खबर में पेरिस ओलंपिक से देश के लिए शुभ समाचार है। शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2 दिन पहले ही मनु भाकर ने 10 मीटर विमेन पिस्टल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ वो किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, जबकि मेडल टैली में भारत 25वें नंबर पर आ गया। फिक्र आपकी सही मायने में देश और दुनिया दोनों की खबरें दिखाने वाला इकलौता प्राइम टाइम शो है। आज आपके लिए देश की खबरों का मेन्यू बहुत स्ट्रांग है। लखनऊ से लेकर दिल्ली, वायनाड से लेकर झारखंड, कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबरें हैं। लेकिन आज शुरुआत लोकल नहीं ग्लोबल खबर से करेंगे। ये ऐसी खबर है जो आई तो साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला से है, लेकिन इस खबर में तानाशाही सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई जनता के वो दृश्य हैं जो दुनिया के हर देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हिंसा, तोड़फोड़ और हंगामा चरम पर है और वहां गृह युद्ध जैसे हालात पूरी दुनिया के लिए सबक है। वेनेजुएला की खबर हमारे करोड़ों दर्शकों को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये खबर एक तानाशाही सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की केस स्टडी है। वहां तानाशाही सरकार का पिछले 11 वर्षों से क्रूर शासन है। वहां महंगाई विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। तानाशाही की चक्की में जनता हर रोज पिस रही है। वहां के लोग भूल सुधार करना चाहते थे, अपने राष्ट्रपति मादुरो को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। ऐसे ओपिनियन पोल भी आए, इसकी उम्मीद भी थी और इसीलिए इस बार रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लेकिन नतीजा एकदम उलट। फिर तानाशाही सरकार पर चुनाव में धांधली कराने के आरोप लगे और ऐसी बेईमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जब तानाशाही के अंत का सायरन बजता है तो दृश्य कैसे होते हैं ये आप खुद देख लीजिए।
वेनेजुएला की तस्वीरें भयानक हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जनता का क्रोध एक देश की सत्ता और व्यवस्था को जला देता है। जनता के आक्रोश में कितनी ताकत होती है। जनता का यही आक्रोश 2014 और 17 में भी था, इसी सरकार के खिलाफ था और जब उसका दमन किया गया तभी वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए अमेरिका और दुनिया के तमाम मुल्कों ने, जिसमें स्विट्जरलैंड भी है, कनाडा भी है और कई यूरोपियन देश हैं। 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले हुए कई सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमेंडो गोंजालेज की आसान जीत बताई जा रही थी, लेकिन जब उल्टे नतीजे आए तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 51.2% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी नेता गोंजालेस को 44.2% वोट मिले। जनता का मूड देखते हुए विपक्ष ने मादुरो पर चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगाया, उनकी जीत को मानने से इनकार कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आरोप यह है कि मादुरो ने वहां की आर्मी के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की है और अभी कई पॉकेट्स में आर्मी और लोकल पुलिस के बीच में तनाव दिखाई दे रहा है। विपक्ष का नैरेटिव जनता के बीच जंगल की आग की तरह फैला और जनता ने मादुरो के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। पूरे देश में सड़कों पर लाखों लोग, प्रदर्शनकारी निकोलस मादुरो के बैनर, पोस्टर फाड़ चुके हैं, उनमें आग लगा दी गई है। निकोलस मादुरो के गुरु हुगो चावेज की जो बुत है उनको नीचे गिरा दिया गया है। पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे। तस्वीरें देखिए, सोचिए ये उस देश का हाल है जिसे कुदरत ने तेल के प्राकृतिक संसाधन से नवाजा था, जिस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वहां का कच्चा तेल था, वही वेनेजुएला के कई वर्षों से सुपर इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है। क्यों? क्योंकि निकोलस मादुरो ने 2014 और 17 में जिस तरीके से लोगों के विद्रोह को दबाया, उसके बाद वहां पर सैंक्शंस लग गए और उन सैंक्शंस के चलते जो तेल का एक्सपोर्ट है उस पर काफी चोट पहुंची है और अब मादुरो सरकार के विरुद्ध फैले जन आक्रोश से यह पूरा देश जल रहा है। वैसे मादुरो भी कभी इसी भीड़ का हिस्सा थे। निकोलस मादुरो एक जमाने में बस ड्राइवर हुआ करते थे। हुगो चावेज की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। धीरे धीरे वो चावेज के करीबी बन गए। उन्होंने चुपचाप सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बाद में मादुरो 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री रहे। 2012 और 13 में उपराष्ट्रपति बने। फिर चावेज की मृत्यु हो गई तो मादुरो को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। इस तरह एक बस ड्राइवर वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा करके बैठ गया, लेकिन जनता का गुस्सा वो बवंडर होता है जो तानाशाह को तिनके की तरह उड़ा देता है। दुनिया भर के नेताओं को जनता के इस रूप से डर लगता है। अब हम आपको वेनेजुएला से आई सबसे वायरल तस्वीर दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा मादुरो से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे हुगो चावेज, जिनको मादुरो का गुरु कहा जाता है, उसके ऊपर निकाला। उनके जो पुतले हैं कई जगह गिरा दिए गए, कई जगह उनके पुतलों को उखाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, जमीन पर गिराया और मीलों तक घसीटा। यह सलूक इसलिए किया गया क्योंकि हुगो चावेज के बाद मादुरो को सत्ता की कुर्सी सौंपी गई थी। अब जनता को लगता है कि आज उसकी दुर्गति के लिए यह फैसला सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तानाशाही के पुतले ऐसे ही गिरते हैं और इसी तरीके की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। वेनेजुएला का यह मंजर कुछ वैसा ही है जैसा 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के अंतिम क्षणों में देखने को मिला था। तब भी नाराज जनता ने इराक के तानाशाह के खिलाफ अपनी भड़ास कुछ इसी तरह सड़कों पर निकाली थी। बगदाद में शान से खड़े सद्दाम हुसैन के पुतले को चावेज के पुतले की तरह ही नीचे गिरा दिया गया था। याद कीजिए, इराक की इस ऐतिहासिक घटना के बाद दुनिया में और किस देश में किस तानाशाह के खिलाफ जनता का ऐसा विद्रोह देखने को मिला? जवाब में आपको एक नाम और याद आएगा, वो देश है लीबिया। मुअम्मर कद्दाफी याद होगा आपको, लीबिया का क्रूर तानाशाह मुअम्मर कद्दाफी। इसी तरह सत्ता से हटाया गया। गद्दाफी ने मात्र 27 साल की उम्र में लीबिया में तख्ता पलट कर दिया था और फिर 42 वर्षों तक शरिया को कानूनी व्यवस्था के आधार के रूप में पेश करके इस्लामी समाजवाद को बढ़ावा दिया। 2011 में गद्दाफी का जो अंत हुआ वो भयानक था। वो नेटो के एक सैन्य हमले में मारा गया था। आप वेनेजुएला, इराक और लीबिया की इन तीनों ही ऐतिहासिक तस्वीरों को ध्यान से देखिए और सोचिए सत्ता पर तानाशाहों के काबिज होने और फिर एक दिन हटने का फॉर्मूला क्या होता है। भीड़ एक दिन इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ी होती है और तानाशाहों पर बिजली गिराती है। बिहार के बेगूसराय में जन्मे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी पंक्तियां हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
इस कविता में एक जगह दिनकर जी ने लिखा कि कैसे जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, कैसे करोड़ों लोगों की सांसों की रफ्तार से तानाशाहों का ताज हवा में उड़ जाता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में दाव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। वेनेजुएला में जनता के वेग से काल यानी समय अब लोगों की तरफ मुड़ चुका है। वेनेजुएला के करोड़ों लोगों की सांसें किसी आंधी की तरह इस समय निकोलस मादुरो के सिंहासन को हिला रही हैं। वेनेजुएला में मादुरो की तानाशाही पर जनता की नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है और अब वहां एक ही गूंज सुनाई दे रही है, मादुरो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। निकोलस मादुरो चुनाव में जीत के बाद फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन क्या ये तख्त उन्हें चुनाव में धांधली करके मिला है? आरोप गंभीर है और इन आरोपों के जवाब में विपक्ष अब अपनी जीत की हुंकार भर रहा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हिंसा के बाद राष्ट्र को संबोधित किया और दावा किया कि वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोगों को अब अपने ही राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है और अब वहां तानाशाही के खिलाफ क्रांति की मशालें जलाई जा रही हैं। वैसे वेनेजुएला के जलने के पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। वेनेजुएला की हिंसा अमेरिका से इंपोर्टेड बताई जा रही है। असल में चीन, रूस और क्यूबा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का शुरू से समर्थन करते रहे हैं, जबकि अमेरिका मादुरो का विरोध करता रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी शक जताया और कहा कि यह नतीजा वेनेजुएला के लोगों के मन से मेल नहीं खाते। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन से लेकर कई देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से नतीजे घोषित करने की मांग की है, जबकि दूसरी तरफ इस हिंसा के लिए मादुरो का आरोप सीधे अमेरिका पर है। उनके मुताबिक वेनेजुएला को जलाने के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वेनेजुएला की परिस्थितियों पर फिक्र का लेंस कहता है कि दूसरों को किसी भी देश में खेल करने का, फूट डालने का मौका तभी मिलता है जब उस देश की बागडोर मादुरो जैसे निरंकुश नेताओं के हाथ में होती है। और वेनेजुएला का सच यही है कि यह देश मादुरो की क्रूर नीतियों से लगातार कमजोर हुआ है। वरना खुद सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। यहां पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन बावजूद इसके वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई दर 1,30,000% से भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ के लोग बिजली संकट से लेकर 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ गरीब लोग झूठा खाना खाने को मजबूर हैं। लोगों का बहुत बुरा हाल है और यही कारण है पिछले 10 वर्षों में करीब 80 लाख लोग वेनेजुएला से पलायन कर चुके हैं। दक्षिण अमेरिका से लेकर पश्चिम एशिया तक आज तानाशाही ट्रेंड कर रहे हैं। इजराइल वर्सेस हमास और लेबनान की जंग में अब जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर और इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन पर फोकस है। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हिटलर से जोड़ दिया, जबकि इजराइल ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को सद्दाम हुसैन जैसा अंत का डर दिखाया है। क्या आपने कभी किसी देश के विदेश मंत्रालय को यह कहते सुना है कि तुम्हारा हश्र हिटलर जैसा कर देंगे? क्या आपने किसी देश के विदेश मंत्री को यह कहते सुना है कि याद रखें इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का अंत कैसे हुआ? वैसे कूटनीति की भाषा बेहद संजीदा और गोलमोल होती है। कूटनीति की भाषा में जिस चाकू का इस्तेमाल जुबानी हमले के लिए किया जाता है, उसकी धार दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अब लगता है जमाना बदल रहा है। इजराइल लगातार गाजा में हमास के खिलाफ भीषण हमले कर रहा है।
7 अक्टूबर के बाद से जारी जंग में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ईरान और तुर्की फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और इसराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसराइल तुर्की के बीच तानाशाह वाली तकरार की शुरुआत तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की धमकी से हुई। एक्सक्यूज मी। एर्दोगान ने गाजा पे हमले ना रोकने पर इसराइल को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। एर्दोगान ने कहा कि हम लीबिया और नारगानो काराबाख में ऐसा कर चुके हैं, जैसा हमने वहां किया वैसा ही हम इसराइल में भी कर सकते हैं। एर्दोगान की धमकी के बाद इसराइल हमास युद्ध और फिलिस्तीन में जारी नरसंहार, यह सब पीछे छूट गया है और फोकस में हिटलर और सद्दाम हुसैन आ गए। नेतन्याहू हिटलर के बगल में जाकर खड़े हो गए हैं और एर्दोगान में सद्दाम हुसैन दिखाई देने लगे। हिटलर और सद्दाम हुसैन का नाम लेकर यह सारी धमकियां कूटनीति वाली भाषा के स्तर पर की गई। तुर्की की धमकी के बाद इसराइल के विदेश मंत्री इस्राइल कटाज ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एर्दोगान सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हैं और इसराइल पर हमले की धमकी देते हैं। बस उन्हें यह याद रखना होगा कि वहां क्या हुआ और उसका अंत कैसे हुआ। आपको याद दिला दें कि इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन को अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने नरसंहार के आरोप में पकड़कर फांसी दी थी। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नरसंहार करने वाले हिटलर का अंत नरसंहार करने वाले नेतन्याहू के अंत जैसा ही होगा। जैसे नरसंहार करने वाले नाज़ियों को जवाबदेह ठहराया गया था, वैसे ही उन लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा जो फिलिस्तीनियों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मानवता फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी होगी। आप फिलिस्तीनियों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। अब खतरा इस बात का है कि हिटलर और सद्दाम का नाम लेकर इसराइल और तुर्की के बीच शुरू हुई जुबानी जंग कहीं नए संघर्ष में तब्दील ना हो जाए। फिक्राब की में अब बात करते हैं उन जलते हुए घरों की जिनसे षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। ये जो जलते हुए घर दिख रहे हैं, आप जानते हैं ये घर किसके हैं? ये आग किसने लगाई है? एक्सक्यूज मी। कश्मीर को कौन फिर से सुलगा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो अनंतनाग के मट्टन इलाके में इस घर से धुएं की तरह उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये घर उन कश्मीरी पंडितों के हैं जो 90 के दशक में आतंकवाद के डर से कश्मीर से पलायन कर चुके थे। वर्षों से ये घर खाली थे, लेकिन अब अचानक इन्हें जलाकर राख कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के पुराने जख्म हरे हो गए हैं। उनके साथ हुई बर्बरता की फ्लैशबैक फिल्म किसी बुरे सपने की तरह आंखों के सामने घूम रही है। हालांकि इस आग का रहस्य अभी बाकी है। यह आग किसने लगाई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये लपटें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। पुलिस को भी ये लग रहा है कि यह साजिश की आग है। बताया जा रहा है कि आज से 2 दिन पहले रविवार की रात को कश्मीरी पंडितों के घरों में अचानक रहस्यमय तरीके से आग लग गई। रात के करीब 2:30 बजे लगी इस आग में 4 घर जलकर खाक हो गए। एक्सक्यूज मी। इन घरों में कोई नहीं रह रहा था। ऐसे में सवाल है कि आखिर अचानक यह आग कैसे लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 5 गाड़ियों को इसे बुझाने में कई घंटे लग गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मोहल्ले में 25 से अधिक कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो हाल ही में नए मकान बनाने के बाद यहां रहने आए। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी की वजह से कौन अंदर ही अंदर सुलग रहा? क्या ये ईर्ष्या की आग का परिणाम तो नहीं? वो कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कश्मीर में फिर से कश्मीरी पंडित लौटे? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति और उनका हक फिर से मिले? आखिर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के कितने साइलेंट दुश्मन हैं? ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हर एंगल से इस आग के रहस्य को सामने लाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी की मदद से इस घटना की जांच हो रही है। हम अभी अनंतनाग के मटन इलाके के राजदान मोहल्ला में है, जहाँ पे रविवार शाम को एक भीषण आग में ये 4 मकानें जो है वो खाक हो गई। बता दें इन मकानों के बारे में खास यही बात है कि ये कश्मीरी पंडितों की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग थी वो भीषण थी और कितना नुकसान हो गया है। जैसा कि दमकल कर्मियों का कहना है कि ये आग इतनी भीषण थी और बताया जा रहा है कि इस पर काबू पाने में आज भी जो है कहीं कहीं से इस मकान से धुआं उठता है। जब हम इधर पहुंचे तो आग काफ़ी भयानक था,
साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल महकमा से इत्तला किया है कि फटाफट गाड़ी 2-3 निकालो। आग ये पूरा चारों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था। आग के बारे में अभी कश्मीरी पंडितों की एक विशेष संख्या ये कह रही है कि ये जानबूझकर ये मकान जो है ये जलाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 90 की दहाइयों में एक कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ कश्मीर में एक आंदोलन छिड़ गया था। आज तक यहाँ पर कोई अनटूवर्ड नहीं हुआ और न कोई मकान जला। आज क्या बात है, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या बैकग्राउंड है, हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी इन्फॉर्मेशन किया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे अंसर है जो फिर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये मकान जले और माहौल, ये लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये तो साजिश के तहत किया गया है कि हमारे मकान, तो अब आप खुद ही सोचिए 1990 में और 91 के बीच में हमारा पूरा मटन जल गया था और हमारे ये 10-12 मकान है, राजदान और पटवारियों के मकान है, ये बचे थे। और अब अगर 34 साल से ये किसी ने इसको छेड़ा नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो आज किस वजह से ये जला दिए गए? ये 90 के बाद पूरा बंद था, तो आग कैसे लगी, कैसे नमूदार होगी, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकते हैं कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ। सच क्या है ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन शक की सुई षड्यंत्र की तरफ घूम रही है। कश्मीरी पंडितों को ये आग बहुत कुछ याद दिला रही है। जुल्म का वो इतिहास जो उनके खून और पलायन से लिखा गया फिर से सामने आया है। हम आपको सिर्फ 30 सेकंड में कश्मीरी पंडितों पर हुए सबसे बड़े जुल्म का रिकैप दिखाना चाहते हैं ताकि आप आग लगने की खबर की गंभीरता को समझ सकें। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। कश्मीर की मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होने लगे थे। इन घोषणाओं में कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जा रही थी। उन्हें कहा जा रहा था कि इस्लाम कबूल कर लें या कश्मीर को छोड़ दें। ऐसा नहीं करने पर बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। मौत के डर से लाखों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी और वहां से निकल गए। करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ गए। वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए। जिन्होंने घर नहीं छोड़ा उनके घर के सबसे बड़े सदस्य को बाहर बुलाया जाता था, किडनैप किया जाता था और फिर कुछ दिन के बाद उनका शव मिलता था। ऐसा भी हुआ और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर इन कश्मीरी पंडितों ने अपनी जिंदगी जो है वो गुजारी है। सोचिए, अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहना, ये अपने आप में कितना बड़ा दर्द है। और आज भी जम्मू IIT के सामने एक सोसाइटी बनी हुई है जिसमें एक कमरे में कई परिवार रहते हैं। कई कश्मीरी पंडित जिनके अपने बंगले हुआ करते थे वो एक कमरे में रहते हैं। घरों में आग लगाने की कई घटनाएं उस दौर में भी हुई थी। इसीलिए जब रहस्यमय तरीके से 4 घर जलने की खबर आई तो कश्मीरी पंडितों को लगा कि उनके लिए ये आग एक ऐलान है। हाल में कुछ कश्मीरी पंडितों ने वहां वापसी का कदम बढ़ाया। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले यह घटना शक पैदा करती है। आग के बाद अब पानी की बात करते हैं और आपको केरल के वायनाड की तस्वीरें दिखाते हैं जो पिछले 17 घंटों से मूसलाधार बारिश, भीषण बाढ़ और भयानक लैंडस्लाइड से जख्मी हो गया। सोमवार देर रात आई तेज बारिश के बाद वायनाड में तबाही का ऐसा सैलाब आया कि 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 116 लोग अस्पताल में, 100 लोग लहरों में लापता हो गए। राहत और बचाव के लिए आर्मी, एयरफोर्स, SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। हर गुजरते पल के साथ हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। आपने पानी में घरों के बहने की तस्वीरें देखी होंगी, आपने पानी में गाड़ियों के बहने की तस्वीरें देखी होंगी, आपने पानी में डूबती सड़कों की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन वायनाड में तो गांव के गांव पानी में बह रहे हैं। ऐसा भूस्खलन हुआ कि सिर्फ 4 घंटे में 4 गांव पानी में बह गए। वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चुरमल्ला माला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वायनाड से आई विनाश की हर तस्वीर डरा रही है। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने आज
संसद में इस पर चिंता जताई। कल राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड जा सकते हैं। पीएम मोदी ने आज केरल के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आप खुद देखिए कि वायनाड में हालात कैसे हैं। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. I request the Union government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well. केंद्र सरकार केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करे। Quite shocking. So it's very unfortunate. So we actually many rods have collapsed and one bridge is also washed away. The state has done its own disaster relief efforts, but the truth is that the national level could also be involved. The government has already extended the support by way of the support of the NDRF and the armed forces. फिक्र की लेंस से इस घटना को स्कैन करें तो पता चलता है कि वायनाड का क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अस्थिर और वहां भूस्खलन की आशंकाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूस्खलन का खतरा बढ़ा रहता है। हमें वायनाड के पीड़ित परिवारों की फिक्र है। हमारी नजर वायनाड के हालात पर बनी हुई है। बहुत जल्द हम आपको वहां से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। फिक्र आपकी में अब बात उस रिश्ते की करते हैं जो अगर टूट जाए तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। यह रिश्ता है ट्रेन और रेल की पटरियों का, जो इन दिनों बार बार टूट रहा है और इससे करोड़ों लोगों के मन में रेल यात्रा के प्रति एक शक पैदा हो रहा है। हमें यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज सुबह झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में ट्रेन के 18 कोच डिरेल हो गए। 3 यात्रियों की मौत हो गई, 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। यह ड्रोन वीडियो उसी रेल हादसे का है। आड़े तिरछे होकर ट्रैक पर बिखरे हुए ट्रेन के डब्बों को देखकर आप हादसे की गंभीरता को समझ पा रहे होंगे। पिछले 2 हफ्तों में 8 रेल हादसे हो चुके हैं और लोग सोच रहे हैं कि आगे वो जब भी ट्रेन में सफर करेंगे तब उनकी यात्रा मंगलमय होगी या नहीं। करोड़ों लोगों के मन में यह बात घूम रही है। भारतीय रेल पर फोकस कीजिए और फिर सोचिए तो जो कह रहा हूं उसकी गंभीरता समझ जाएंगे आप। मेरे आगे ये नंबर देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। ये नंबर कितना विशाल है। ये हर रोज भारत में रेल से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या है। ये नंबर है 2 करोड़ 30 लाख, यानी जितनी ऑस्ट्रेलिया जैसे संपन्न देश की आबादी है उतने लोग भारत में हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं। एक्सक्यूज मी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सफर शुभ होगा, सुरक्षित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बार बार ट्रेन और पटरी का रिश्ता टूट रहा है। इसमें लापरवाही की दरार आ रही है। जब आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में खड़े होते हैं तब आपने एक अनाउंसमेंट भी सुना होगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इस अनाउंसमेंट के आखिर में यह भी होता है कि आपकी यात्रा शुभ हो। लेकिन क्या वाकई आपकी यात्रा सुखद साबित हो रही है? क्योंकि एक बार फिर एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। झारखंड में हुए ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। इसे लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि जब मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस चक्रधरपुर के पास से गुजर रही थी तब वहां पहले से खड़ी एक मालगाड़ी पर चढ़ा प्लास्टिक का कवर हट गया और उसने मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस के इंजन के शीशे को ढक दिया। इससे लोको पायलट को दिखना बंद हो गया। लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रेन डिरेल हो गई। ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद का मंजर आपके सामने है। इस मामले में ट्रेन के ड्राइवर की गलती ठहराना भी मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई उसके ड्राइवर 3 बार सर्वश्रेष्ठ लोको पायलट का पुरस्कार जीत चुके हैं। पहले आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखें, फिर बात करेंगे कि आखिर ट्रेन और पटरियों का रिश्ता टूटने क्यों लगा।
देखिए ये पटरी के अंदर ये एसी कंपार्टमेंट है हावड़ा मुंबई मेल का, और एसी कंपार्टमेंट का जो हादसा हुआ था उसका पिक्चर अभी भी क्लियर है। पूरा अंदर टूटा फूटा हुआ है, तो जितना सारे ग्लासेस है, जितना सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका अंदर जो बेड टेबल्स वो सब टूटा फूटा हुआ है। विंडो का ग्लास टूटा फूटा हो गया, और इसके बावजूद जो इस कंपार्टमेंट नहीं, इस ट्रेन का टोटल 20 पैसेंजर इंजर्ड हुए हैं। इतना टूटा फूटा हुआ ये पटरी है, ये पटरी भी लाइन से उठा के बाहर निकालने का काम चल रहा है। पूरा टीम लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ CRS जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उन लोगों ने भी आया है, और उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस हादसे के बाद सरकार पर, रेलवे पर और रेल मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं कि लगातार हादसे हो रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? क्या हर रेल हादसे के बाद अब यह कहा जाएगा कि देखते हैं अगला रेल हादसा एक छोटे से ब्रेक के बाद? आज के हादसे के बाद तो कांग्रेस ने रेल हादसों का नया कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 18 जुलाई से 30 जुलाई तक सभी रेल हादसों की डिटेल है। थोड़ा डिटेल में देख लें तो 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा, 4 लोगों की मौत, 31 घायल। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में मालगाड़ी पटरी से उतरी। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे। 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के रानाघाट में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डब्बे अलग हो गए। और 30 जुलाई यानी आज झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई है। 3 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हो गए हैं। लगातार हो रहे रेल हादसों का मामला आज संसद में भी उठा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। पहले पेपर लीक वाला रिकॉर्ड चल रहा था, लेकिन अब लगता है उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लालू यादव ने कहा कि रेल के डब्बे चलते फिरते ताबूत बन गए हैं, यानी राजनीति एकदम हाई स्पीड ट्रेन की तरह दौड़ रही। लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर रिकॉर्ड, पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं किस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं। इस तस्वीर को देखिए, इससे आपको आपकी यादें जरूर जुड़ गई होंगी। आजकल तो ट्रेन का टिकट आपके मोबाइल पर आ जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी ऐसा ही टिकट जेब में रखकर ट्रेन का सफर करते हैं। जब डिजिटल जमाना नहीं था तब तो ऐसे ही टिकट हर यात्री के पास होते थे। इन टिकटों में एक शुभकामना छपी होती थी, शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। लेकिन विरोधाभास यह है कि शुभ और मंगलमय यात्रा की गारंटी नहीं मिल पा रही है। आपको नहीं पता कि ट्रेन के जिस सफर पर आप जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। आप महंगा डायनामिक प्राइसिंग वाला टिकट खरीदकर जो यात्रा कर रहे हैं वो पूरी होगी भी या नहीं। इस अविश्वास को तोड़ना होगा, फिर से भरोसा जीतना होगा, और ये सिस्टम के जो ढीले पेच हैं कसने के बाद ही संभव हो पाएगा। तब तक यात्री अपने सामान और अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हैं।
हम बात ट्रेन के कवच की कर रहे हैं, हम बात बुलेट ट्रेन की कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बेसिक ट्रेन पटरी पर सुरक्षित चल जाए, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब व्यंग बाण चले। नेताओं ने एक दूसरे पर गिन गिन कर कटाक्ष किए। शुरुआत लखनऊ में यूपी विधानसभा से हुई। वहां माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनने पर सीएम योगी बधाई देने के लिए खड़े हुए, लेकिन बधाई के बहाने योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर चुटकी लेने लगे। शिवपाल ने भी सीएम को जवाब चुटकीले अंदाज में ही दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भयभीत भतीजे ने चच्चा को फिर गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल यादव ने जवाब दिया, साथ तो हम आपके भी रहे, लेकिन गच्चा तो आपने भी दिया। कुल मिलाकर आज चच्चा और गच्चा, ये दोनों शब्द लखनऊ से दिल्ली तक ट्रेंड करते रहे। हमने चचा को गच्चा दे ही दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं किए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहाँ पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। गच्चा देते हैं? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। गच्चा देते हैं? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव पर चच्चा शिवपाल को गच्चा देने का आरोप लगा। खबर 550 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंचते देर नहीं लगी, तो फिर अखिलेश ने इसका बदला दिल्ली में कैसे लिया, इसे भी देख लीजिए और सुन लीजिए। लोकसभा में बजट पर भाषण के दौरान अखिलेश ने बीजेपी नेताओं से कहा, लोकसभा चुनाव में हार के बाद कोई नमस्कार नहीं कर रहा, यहां तक कि जिन्होंने इनको हराया उनको वो हटा भी नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव का तंज बीजेपी नेताओं की मीटिंग के एक वायरल वीडियो को लेकर था, जो वो अब सब कुछ इशारों में कह रहे थे, लेकिन इशारों में उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही तीर से शिकार कर दिया। अखिलेश की चोट काफी चुभने वाली थी, समझने वाले सब समझ गए। अच्छा, दर्द मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। वैसे सियासी गलियारे में आज हलवा शब्द फिर ट्रेंडिंग है। लोकसभा में दोबारा राजनीतिक हलवे की चर्चा हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और यूपीए सरकार में हुए घोटालों की लिस्ट गिनाई। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि इन घोटालों का हलवा कैसा था। कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बजट पर होने वाली हलवा सेरेमनी में एक भी ओबीसी अधिकारी नहीं था।
हूँ हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग ठाकुर अपने भाषण में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए जाति जनगणना पर भी बोले, लेकिन जवाब देते हुए उन्होंने राहुल की जाति पर सवाल खड़ा कर दिया, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने फौरन मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव भी अनुराग ठाकुर पर आक्रामक दिखे। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इस पर राहुल ने जवाब दिया, दलित पिछड़ों की बात करने पर गाली खानी पड़ती है। तो गुस्से में अखिलेश ने सवाल किया, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अनुराग ठाकुर के भाषण पर लोकसभा में गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष गुस्से में नजर आया, लेकिन प्रधानमंत्री उनके बयान से प्रभावित दिखे। अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ की, उनकी स्पीच को ऊर्जा से भरी हुई बताया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के जवाब और तथ्यों ने इंडिया अलायंस की गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया। अब जिक्र करते हैं देश में फैल रहे उस ऑनलाइन नशे का, जिसकी लत बच्चों की जान ले लेती है। यह नशा ऑनलाइन गेम का है। यह खबर आपकी चिंता और फिक्र बढ़ाने वाली है। एक्सक्यूज मी। क्योंकि पुणे में जिस तरह एक बच्चे ने गेम के चक्कर में जान दे दी, वो देश के माता पिता में डर पैदा करने वाली है। ये किसी के साथ हो सकता है, किसी परिवार में हो सकता है। इसीलिए कुछ बुनियादी सवालों को समझना जरूरी है। क्या आपका बच्चा अकेले में गेम खेलता है? क्या गेम खेलते हुए वो किसी से चैट करता है? क्या वो अकेले में खुद से बातें करता है? क्या वो अपनी नोटबुक या डायरी में कुछ ऐसा लिखता है जो उसकी पढ़ाई लिखाई या किताबों से अलग है? क्योंकि पुणे में 16 साल के एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए खुदकुशी कर ली। बच्चे ने लिखा लॉग आउट और बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूद गया। अब तक की पड़ताल में वही तथ्य सामने आए हैं जो हमने अभी आपको सवालों के जरिए बताए। तो नोट कर लीजिए, अगर आपका बच्चा भी कुछ उसी तरह रिएक्ट कर रहा है तो आपके सावधान रहने का वक्त है। यह खबर शॉकिंग है, देश के करोड़ों पेरेंट्स को अलर्ट करने वाली है। ऑनलाइन गेम में टास्क पूरा करना बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बच्चे को 14वीं मंजिल से छलांग लगाने को मजबूर कर दिया। आर्य नाम के इस बच्चे ने सुसाइड नोट में लॉग आउट नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले बच्चे ने अपनी नोटबुक में कुछ नक्शे बनाए। बच्चे के लैपटॉप का पासवर्ड अभी माता पिता और पुलिस को मालूम नहीं है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से जब लैपटॉप खुलेगा तब इस बात का पता चलेगा कि बच्चा किस गेम का शिकार हुआ और कैसे वो मौत के मुहाने तक पहुंचा। Israel is the boy who is under unbelievable circumstances.
है ना, ही इज द फोर्स. आणि त्यानंतर इथून लिहिलेलं आहे, ही डिसाइडेड टू कोप अप विथ द चेंजिंग ऑफ लाईफ पाथ. हे हा बिल्डिंगचा नकाशा आहे की अजून त्याला कुठं कुठं जायचं आहे हे माहीत नाही, हे अभ्यासाचं नाही आहे. त्यानंतर तर हे बघा, हे अजून काहीतरी आहे बघा. हे ई फॉर शिल्ड, सी फॉर बॅरियर, हे काय आहे तर एक्स म्हणजे किल, कॉन्ट्रॅक्ट, हे काय आहे, हे त्यांचं काहीतरी आहे. शिफ्ट सी अँड क्यू एस. आणि बघा इथं काहीतरी आहे, काहीतरी आहे. आणि हे बघा, हे क्रिएट